नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और बुलेटिन में सबसे पहले बात इंदौर में बेखौफ बदमाशों की। 2 महिलाओं के गले से चेन छीनकर बदमाश फरार। बाइक सवार बदमाशों ने अंजाम दिया वारदात को। लसूड़िया और तिलक नगर इलाके में वारदात। ज्वाइंट कमिश्नर की पत्नी को बनाया आरोपियों ने निशाना। राजस्व विभाग में पदस्थ हैं ज्वाइंट कमिश्नर। चेन स्नैचिंग के दौरान एक महिला के गले में चोट भी आई है। सीसीटीवी में बदमाश कैद हुए हैं। तो लसूड़िया और तिलक नगर इलाका, जहां पर महिलाओं के गले से चेन उड़ाने का ये मामला सामने आया है। एक महिला के गले में चोट भी आई है। तो ये इंदौर का आपको ये वारदात बता रहे हैं, जहां तो बदमाश हैं वो बेखौफ होकर घूम रहे हैं और महिलाओं के गले से चेन उड़ा ले जा रहे हैं। चेन स्नैचिंग का ये पूरा मामला है। एक महिला के चोट भी आई है इस चेन स्नैचिंग के दौरान, गले में चोट आई है। और आपको बता दें कि 2 महिलाओं के गले से चेन छीनकर बदमाश फरार। तो इंदौर की तस्वीरें। ज्वाइंट कमिश्नर की पत्नी को आरोपियों ने निशाना बनाया, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बदमाश कितने बेखौफ हैं। विकास हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, ज्वाइंट कमिश्नर की पत्नी को निशाना बनाया और चेन लूटी, साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कितने बेखौफ है बदमाश। जी बिल्कुल, ये अलग अलग 2 घटनाएं हैं जो एक लसूड़िया और तिलक नगर इलाके में घटित की है। बदमाशों ने बेखौफ तरीके से पहले रैकी की और इलाके में टहल रही महिलाओं को अपना निशाना बनाते हुए उनके गले से चपट्टा मारकर चैन लेकर फरार हो गए। हालांकि कुछ इलाकों में सीसीटीवी जो तलाशी है उसमें आरोपियों की संदिग्धों के आधार पर पुलिस उन आरोपियों की तलाश कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बड़ी चुनौती है पुलिस के लिए कि आखिर जब नाकेबंदी जगह जगह होती है, पुलिस की चेकिंग सरगर्मी से चलाई जाती है, बावजूद इसके बदमाश सघन गलियों में इस तरह की वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। पुलिस के लिए ये बड़ी चुनौती का विषय बना है कि आरोपी कितनी जल्द से जल्द इनको पकड़ा जा सके। और जो आरोपी हैं उन्होंने एक राजस्व विभाग में पदस्थ भोपाल में की ज्वाइंट कमिश्नर के परिवार के एक सदस्य को निशाना बनाया है। और जब ये वारदात को अंजाम दिया उस वक्त ये महिला के गले में कुछ चोट भी आई है। महिला घायल भी बताई जा रही है। जी, पुलिस अब क्या कुछ कर रही है, क्योंकि ऐसी घटनाएं बार बार सामने आती हैं। विकास, ये कोई पहली घटना नहीं है, इस तरह की घटनाएं बार बार सामने आती हैं। 2 अभी की घटना हम बता रहे हैं। बिल्कुल, जो सीसीटीवी इलाके में तलाशी है उसमें अलग अलग बाइक पर 2 संदिग्ध की शिनाख्त हुई है। पुलिस उस हुलिया के आधार पर आरोपियों की तलाश करने की बात जरूर कह रही है, लेकिन एक वक्त बीत जाने के बाद अभी भी पुलिस जो है आरोपियों तक नहीं पहुंच सकी। सिर्फ हुलिया क्या उन्हें जानकारी लगी है। हालांकि जब जो पुलिस के अधिकारी हैं, आला अधिकारी जो वरिष्ठ अफसर है, वो अक्सर इस बात की दलील देते हैं कि जो चौराहे पर नाकेबंदी की जाती है वो इसलिए की जाती है कि किसी तरह की वारदात को बदमाश अंजाम देकर भाग ना सके। लेकिन आज तक ये स्ट्रेस नहीं हुआ कि किसी भी वारदात को अंजाम देने के बाद नाकेबंदी पर या चेकिंग पर उन्हें पकड़ा गया। तो कुल मिला के पुलिस की जो चेकिंग है वो कहीं ना कहीं नाकाफी साबित होती है और बदमाश इस तरह की वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। अभी भी ये जो सवाल है वो बना हुआ है कि आखिर कहाँ भागे, कैसे भागे और बदमाश कौन थे और कब तक ये गिरफ्तार होंगे। और ज्यादातर ऐसे मामलों में देखा जाता है कि जो महिलाएं हैं जिनके साथ ये वारदात होती है, चेन स्नैचिंग की घटनाओं में चेन भी वापस नहीं मिलती, बदमाशों का कुछ अता पता भी नहीं लग पाता। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विकास, तमाम जानकारी देने के लिए। और चलिए अब आपको दिखाते हैं तेज रफ्तार का कहर क्या होता है। रीवा से आए इस वीडियो को देखिए, आप भी हैरान रह जाएंगे। रीवा से एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है। यहाँ एक तेज रफ्तार से आ रही बेकाबू जीप ने टोल प्लाजा पर खड़ी एक जीप को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयानक थी कि टोल नाके पर पहले से खड़ी जीप काफी दूर तक भुड़कती हुई गई। वहीं हादसे के बाद टोल नाके पर खड़े कर्मचारी भी सदमे में आ गए। बेकाबू रफ्तार की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। हादसे में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष की मौत हो गई। वहीं हादसे में 3 लोग बुरी तरह घायल हैं। घटना हनुमान टोल प्लाजा की है। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि पीछे से तेज रफ्तार से आ रही जीप टक्कर मारने के बाद डिवाइडर से टकराई और बाद में पलट गई। मौके पर मौजूद जिस किसी ने भी इस तस्वीर को देखा वो हक्का बक्का रह गया। जो जहां था वो वहीं जम सा गया। हादसे में दोनों ही गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। अर्पित पांडे, न्यूज़ 18 रीवा।
और बड़ी खबर भोपाल से, जहां हमीदिया कॉलेज के कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव। हमीदिया कॉलेज को भी सील कर दिया गया, सभी प्रोफेसर्स को क्वारंटीन किया गया। बुधवार में हमीदिया आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज एडमिशन प्रोसेस को भी अब रोक दिया गया है। तो हमीदिया कॉलेज के प्रोफेसर कोरोना पॉजिटिव, कॉलेज को अब सील कर दिया गया है। सभी प्रोफेसर्स को अब क्वारंटीन कर दिया गया है। आपको बता दें कि कर्मचारी जो है हमीदिया कॉलेज के, वो कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। पूजा हमारे साथ, हमारी संवाददाता जुड़ चुकी हैं। पूजा, हमीदिया कॉलेज भी आया कोरोना की चपेट में? बिल्कुल श्रद्धा, बीते कई दिनों से लगातार डॉक्टर्स यहाँ के पॉजिटिव निकलते आ रहे थे, लेकिन अब जो एक्टिव हुआ है प्रशासन और सीलिंग का काम किया गया है वो एक कर्मचारी के पॉजिटिव होने से के वजह से किया गया है। बताया जा रहा है कि एक प्यून था जो जगह जगह जा रहे थे और तमाम जो अटेंडेंस रजिस्टर्स होते हैं, ऑफिशियल जो भी मैटर्स वाली फाइल होती है, वो साइन लेने के लिए जा रहे थे, जिसकी वजह से अब ये कोरोना पॉजिटिव आए हैं। तो कई संदिग्ध भी इनके साथ साथ घेरे में आ चुके हैं और जो भी कॉलेज में प्रोफेसर्स थे वो भी अब कहीं ना कहीं जांच के घेरे में आ चुके हैं, क्योंकि लगातार इनका मिलना जुलना आपस में जारी था और फर्स्ट कांटेक्ट पर्सन की लिस्ट में ये सारे ही प्रोफेसर्स चिन्हित किए गए हैं। इस वजह से जिला प्रशासन ने आज हमीदिया कॉलेज को सील किया गया है और इसके आगे की कार्रवाई भी की जा रही है। सभी को आदेश दे दिए गए हैं कि कोई भी प्रोफेसर आगामी आदेश तक कॉलेज ना आए, अपने घर में ही होम आइसोलेट रहें या क्वारंटाइन रहें। और इसके साथ ही जो भी कॉलेज से जुड़े हुए काम थे वो भी बंद कर दिए गए हैं। इसमें एडमिशन प्रक्रिया के साथ साथ और भी जो अन्य गतिविधियां चल रही थी कॉलेज को, वो तमाम चीजें अभी बंद कर दी गई हैं। पूरे कॉलेज को सील कर दिया गया है और अब जब सैनिटाइजेशन हो जाएगा और सबकी जांच हो जाएगी, उसके रिपोर्ट के आधार पर ही फिर कॉलेज में वापस एंट्री के गेट लोगों के लिए खुल सकेंगे और जो प्रोफेसर्स हैं वो भी वापस आकर के अपनी बचे हुए काम को पूरा कर सकेंगे। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूजा, तमाम जानकारी देने के लिए। और उज्जैन के कॉस्मोस मॉल के सामने आपस में दो लोगों का ग्रुप भिड़ गया। लोगों की माने तो पहले दो ग्रुपों में बहसबाजी हुई और जो बहसबाजी थी वो हाथापाई में तब्दील हो गई। युवक युवतियों के आपस में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। जानकारी के बाद पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया है। अशोकनगर के देहात थाना क्षेत्र के बाईपास रोड पर होटल में मामूली विवाद में जमकर लात घूंसे चले। सड़क पर मामूली विवाद के बाद जमकर लात घूंसे चल रहे थे और लोग मारपीट का वीडियो बनाने में व्यस्त दिखाई दिए। गुना के कैंट थाना क्षेत्र के कालापाठा में चोर बेखौफ हो गए हैं। कल देर रात चोरों ने 6 मोटरसाइकिल को पार कर दिया। चोरों के बेखौफ होने की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई, जहां रात में ही चोरों ने 2 और मोटरसाइकिल की चोरी की कोशिश की, लेकिन लॉक नहीं खुलने के चलते ये लोग मोटरसाइकिल को उठाकर ले जाने लगे। इस दौरान बाइक मालिक के जागने पर ये लोग मोटरसाइकिल को वहीं छोड़कर फरार हो गए। रीवा के त्योथर क्षेत्र के बेल्हा गांव में सिस्टम को शर्मसार करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहां सड़क खराब होने के चलते एक बीमार महिला के घर एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाई और परिजन उसे चारपाई पर टांग कर लाने को मजबूर हो गए। दमोह में हुए एटीएम ब्लास्ट और लूट के मामलों का सरगना सिविल इंजीनियर देवेंद्र पटेल जिला हॉस्पिटल कोविड-19 से फरार हो गया। देवेंद्र पटेल पर जबलपुर, कटनी, पन्ना और दमोह जिले में एटीएम ब्लास्ट कर लूट की 7 घटनाओं को अंजाम देने का आरोप है और वो 26 जुलाई को दमोह पुलिस की गिरफ्त में आया। गिरफ्तारी के बाद 4 अगस्त को कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद उसे जिला अस्पताल कोविड-19 केयर सेंटर में भर्ती कराया गया और आज यहीं सुबह 5 बजे दोनों हथकड़ियों को खोलकर खिड़की से निकलने के बाद वो छत से फरार हो गया। जेल प्रशासन और पुलिस प्रशासन नाकाबंदी कर अब आरोपी की तलाश में जुटा हुआ है। खिड़की जो है एक दरवाजे के पास में खिड़की है, खिड़की में एक जंगला टाइप का है ऊपर दरवाजे के, वेंटिलेटर, उस जगह से संभवतः हो सकता है कि वहाँ से वो निकला होगा। अब निकल के वहाँ से छत पे जाने के लिए भी ओपन जगह है जिसमें दरवाज़ा नहीं है कि वो निकल के छत पे जा सकता है, पर बाहर से तो अभी भी दरवाज़ा बंद है। उज्जैन में ऑपरेशन क्लीन के तहत
ऑपरेशन क्लीन के तहत शराब माफिया पर कार्रवाई की गई। अनुराग और फन्नू के अवैध मकान को गिराने की कार्रवाई की गई। अंबर कॉलोनी स्थित मकान को गिराया जा रहा है। शराब माफिया पर 11 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। हाल ही में उस पर रासुका की कार्रवाई की गई। फिलहाल आरोपी अन्नू फरार चल रहा है। जबलपुर में शनिवार और रविवार के दिन हुई तेज बारिश के बाद जर्जर मकानों पर खतरा बढ़ गया है। इन मकानों को सूचीबद्ध कर उन्हें खाली कराना और लोगों के विस्थापन की कार्य योजना पर निगम अभी तक सोया हुआ है। आपको बता दें कि जबलपुर में सालों पुरानी ऐसी 100 से ज्यादा जर्जर इमारतें हैं जो बहुत खतरनाक हालात में पहुंच चुकी हैं। 2 दिन की बारिश के बाद इनकी हालत और भी खराब हो गई है और कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। जबलपुर नगर निगम ऐसे मकान मालिकों को महज नोटिस जारी कर अपनी खानापूर्ति किए हुए है, जबकि ऐसे हालात में उन्हें जर्जर हो चुकी इन इमारतों को खाली कराने और उनके विस्थापन कराने का काम करना चाहिए। नगर निगम कमिश्नर का तर्क है कि लोग कोर्ट का सहारा लेकर कार्रवाई पर स्टे ले लेते हैं, जिससे वे ना तो मकान खाली करवा पा रहे हैं और ना ही जर्जर भवन तोड़ पा रहे हैं। जबलपुर की इन जर्जर इमारतों की समस्या को हल करना अब एक बड़ी चुनौती बन गई है। भवन अधिकारियों के माध्यम से जो उनका संबंधित एरिया पड़ता है उसमें लोगों को नोटिस दिला दिए हैं। अब कई जगह पर उन्होंने लाल रंग से लिखवा भी दिया है जर्जर खतरनाक करके। अब इसको 1-2 दिन में पूरा रिव्यू करके जो कुछ अगर जगह छूट गई होंगी तो उनसे सभी संबंधितों के मकान पर लिखवाकर उनको वहाँ से अलग किया जाए। एमपी कांग्रेस उपाध्यक्ष की कोरोना से मौत। मध्य प्रदेश कांग्रेस की कमेटी के उपाध्यक्ष बृजमोहन परिहार का निधन। दिल्ली के मेदांता अस्पताल में हुआ निधन। कोरोना संक्रमित होने के कारण भर्ती थे परिहार। दिल्ली में ही होगा परिहार का अंतिम संस्कार। तो एमपी कांग्रेस के उपाध्यक्ष बृजमोहन परिहार, जिनका मेदांता अस्पताल में निधन हो गया। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमित वो पाए गए थे और उसी के चलते वो अस्पताल में भर्ती थे। अब दिल्ली में ही होगा अंतिम संस्कार। मशहूर शायर और गीतकार डॉक्टर राहत इंदौरी कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए। कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि के बाद अस्पताल में इलाज के लिए उन्हें भर्ती कराया गया। राहत इंदौरी ने ट्वीट कर खुद के संक्रमित होने की पुष्टि की है। सतना में कोरोना वायरस के संक्रमण से मौत के बढ़ते आंकड़े अब खतरे की घंटी बजा रहे हैं। कोरोना के संक्रमण से डॉक्टर और पुलिस के बाद अब सिविल जज भी नहीं बच पाए हैं। रीवा कमिश्नर ने आपातकालीन बैठक में संक्रमण को रोकने के लिए सख्त से सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। जिले में अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है। 4 अन्य मौत जबलपुर में हुई, जिसकी गिनती जबलपुर में ही हो रही है। वहीं एक्टिव केसों की संख्या 98 है। कोरोना संक्रमित मरीजों में कोरोना वॉरियर्स भी शामिल हो चुके हैं। एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और एक डॉक्टर की मौत भी हो चुकी है। इसके साथ ही जिले में 4 पुलिसकर्मी भी कोरोना की चपेट में हैं। जिला कोर्ट के सिविल जज और शासकीय अभिभाषक भी कोरोना पीड़ित मिले हैं। लिहाजा जिला प्रशासन अब कंटेनमेंट जोन में कड़ाई से नियमों का पालन कराने की बात कर रहा है। उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं प्रशासन को कि सख्त कदम उठाए। जो मास्क पहन के नहीं रहते या कंटेनमेंट जोन में दुकानें खोल के रखते हैं उनके खिलाफ नियमतः सख्त कार्रवाई की जाए। और भोपाल से बड़ी खबर, बारिश से पानी हुए स्कूल। तेज बारिश से स्कूल में भरा पानी। पुराने भोपाल के सरकारी हाई स्कूल में पानी भर गया है। पानी निकालने की नहीं है कोई व्यवस्था। शिक्षक परेशान हो रहे हैं। कल से बारिश हो रही है, इलाकों में हुआ जल भराव। तो स्कूल की स्थिति आप देख सकते हैं, पानी में डूब चुका है ये स्कूल। शिक्षक यहाँ परेशान हो रहे हैं। अब तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। पुराने भोपाल का सरकारी हाई स्कूल है ये। कल से बारिश हो रही है, कई इलाकों में जल भराव। भोपाल में देर रात से हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई जगहों पर जल भराव की स्थिति हो गई है। हम इस वक्त राजधानी के आरिफ नगर में मौजूद हैं और यहाँ पर शासकीय नवीन हाई स्कूल का हाल आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पूरा जो स्कूल है वो जलमग्न हो गया है। हालांकि लॉकडाउन की वजह से बच्चे स्कूल में नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो शिक्षक हैं वो आए हुए हैं और अपने अपने कक्ष में बैठे हैं। लेकिन जो पानी है वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरे स्कूल परिसर में पानी भरा हुआ है। हालांकि यहाँ पर जानकारी के मुताबिक इससे पहले कई बार नगर निगम को और
प्रशासन को शिकायत की गई है जल भराव की, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हुआ है और यही वजह है कि हल्की फुल्की बारिश में भी पूरा जो स्कूल है वो जलमग्न हो जाता है। कैमरामैन दीपक के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। और शरद हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, पानी में तैर रहा है स्कूल, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 दिखा रहा है, पानी में ये स्कूल तैर रहा है, सब बेखबर है। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा है। गनीमत यह है कि अभी कोरोना है और लॉकडाउन के नियमों के चलते स्कूल नहीं लग रहे हैं, तो बच्चे स्कूल में नहीं है, लेकिन पूरा जो परिसर है वो पानी पानी हो गया है। स्कूल का शिक्षक वहां आए हुए हैं, उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और वहां स्थानीय जो निवासी हैं उनकी माने तो इससे पहले भी कई बार जब भी तेज बारिश होती है तब इस स्कूल परिसर में पानी भर जाता है और कई बार इसकी जो शिकायत है वो नगर निगम और संबंधित अधिकारियों को की गई है, लेकिन अब तक उसका कोई समाधान नहीं निकला। और यही वजह है कि जब भी बारिश होती है तो फिर इसी तरीके से पानी पानी स्कूल हो जाता है और बच्चे अगर स्कूल आ रहे होते तो फिर उनकी परेशानियों का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि किस तरह से उन्हें स्कूलों में जो पानी है भरने की वजह से समस्या का दो चार होना पड़ता है। जी बिल्कुल। और शरद, आपने ये बात बिल्कुल सही कही कि कोरोना की वजह से स्कूल नहीं चल रहे हैं, लेकिन अगर सोचो कि स्कूल अभी चल रहे होते तो फिर क्या स्थिति होती यहाँ पर? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। अगर स्कूल चल रहे होते तो बच्चों को इसी तरह इसी जल भराव में स्कूल आना पड़ता और वो अपने पढ़ाई के लिए यहाँ आने को मजबूर होते। लेकिन सवाल ये है कि वो जिम्मेदार लोग जिनके ऊपर इसकी जिम्मेदारी है कि वो देखें कि कहाँ जल भराव है, कहाँ नहीं है। नगर निगम हर साल करोड़ों रुपए का बजट इस पर खर्च करता है कि जल भराव की स्थिति बारिश के मौसम में न बने, पहले से प्लानिंग की जाती है, लेकिन ये प्लानिंग और ये जो बजट है कहाँ खर्च होता है वो ये तस्वीरें तस्दीक कर रही हैं कि किस तरीके से स्कूल पानी भर रहा है। और इतनी बहुत ज्यादा बारिश भी अभी राजधानी में कहें कि हम बहुत ज्यादा बारिश हुई है तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा बारिश हुई, लेकिन जितनी बारिश हुई है उसी में ये हाल है। तो अगर तेज बारिश होगी तो निश्चित तौर पर जो स्कूल के अंदर कक्षाएं लगी हैं वहां तक भी पानी भर जाता है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शरद, तमाम जानकारी देने के लिए। वक्त छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। सुशांत केस में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। रिया शोविक के फोन ईडी ने जब्त किए हैं, पिता इंद्रजीत का फोन भी जब्त। मोबाइल फॉरेंसिक जांच के लिए अब इन फोन्स को भेजा गया है। कल ईडी ने तीनों से पूछताछ की थी, 10 घंटे से ज्यादा तक ये पूछताछ चली थी। डिलीट हिस्ट्री रिकवर करने की कोशिश अब की जाएगी, तो फोन को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। आपको बता दें कि कल 10 घंटे से ज्यादा रिया, उसके भाई शोविक और रिया के पिता इंद्रजीत से बातचीत की थी ईडी ने, और ये 10 घंटे से ज्यादा ये बातचीत की पूछताछ चली थी। तीनों के फोन अब जब्त कर लिए हैं ईडी ने। अब फॉरेंसिक जांच के लिए ये फोन जाएंगे। और सुशांत केस से जुड़ी एक और बड़ी खबर, ईडी के सामने श्रुति मोदी, जो कि सुशांत की मैनेजर थी। श्रुति मोदी ने बड़ा खुलासा किया है, सुशांत के सारे फैसले रिया लेती थी। ये कहा है श्रुति मोदी, जो कि सुशांत की मैनेजर थी, सुशांत सिंह की मैनेजर थी श्रुति मोदी। ईडी के सामने बड़ा खुलासा किया है, कहा है कि सुशांत के सारे फैसले रिया लेती थी। तो ये बड़ा खुलासा ईडी के सामने श्रुति मोदी ने किया कि सुशांत के सारे फैसले रिया लेती थी। और आपको बता दें, कल भी ईडी ने पूछताछ की थी रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शोविक और उनके पिता से। तीनों के फोन जब्त कर लिए गए हैं। डिलीट हिस्ट्री को रिकवर करने के लिए फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे गए हैं। वहीं दूसरी तरफ सुशांत की मैनेजर ने बड़ा बयान दिया है कि सुशांत के सारे फैसले रिया लेती थी। तो ईडी के सामने श्रुति मोदी ने बड़ा खुलासा किया है। रोजाना एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। और अब एक और बड़ी खबर सुशांत केस से जुड़ी हुई, वो ये कि श्रुति मोदी ने कहा कि रिया ही सारे फैसले लेती थी। इससे पहले सुशांत के पिता ने एक चैट भी वायरल, जो चैट भी दिखाई, वो काफी वायरल हो रही है। और अब श्रुति मोदी ने कहा
कि सारे फैसले रिया लेती थी। मध्य प्रदेश की सियासत में राम और कृष्ण के नाम की धुन गूंज रही है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर बीजेपी के साथ कांग्रेस पहली बार पूरी तरीके से राम में नजर आई। कांग्रेस नेताओं की राम भक्ति को लेकर पार्टी के अंदर मचे घमासान के बाद भी कमलनाथ कृष्ण भक्ति में लीन दिखाई देंगे। जन्माष्टमी के मौके पर कमलनाथ के सरकारी निवास पर पूजा आयोजित होगी। कांग्रेस की राम भक्ति के बाद कृष्ण भक्ति को लेकर जहां बीजेपी सवाल उठा रही है, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि पार्टी सभी धर्मों में विश्वास करती है और सभी धर्मों के त्योहार मनाए जाते हैं। हम पहले भी कह चुके हैं कि हम धर्म प्रेमी हैं, हम सभी त्योहार मनाते हैं, हम सभी धर्मों में विश्वास करते हैं, लेकिन हम धर्म का उपयोग राजनीति में नहीं करते। अभी हमने हनुमान चालीसा का पाठ किया, अभी हमने राम मंदिर के निर्माण को लेके उत्सव मनाया। अब हम जन्माष्टमी आएगी तो उसको लेके भी हम भगवान श्री कृष्ण की पूजा करेंगे। तो निश्चित तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी अपने निवास पर भगवान श्री कृष्ण की पूजा करेंगे, पूजन करेंगे, आरती करेंगे। तो कांग्रेस तो धर्म प्रेमी है। भाजपा के पेट में दर्द होता हो, हम तो धर्म का उपयोग राजनीति के लिए नहीं करते, लेकिन धर्म में हमारा विश्वास है। हमने 1000 गौशालाएं बनाई, हमने राम वनगमन पथ का निर्माण का काम चालू किया, हमने ओंकारेश्वर और महाकाल के विस्तार को लेकर योजना बनाई, हमने श्रीलंका में माता सीता के मंदिर को लेकर काम किया, हमने पुजारियों का मानदेय बढ़ाया, हमने ओम सर्किट योजना पे काम किया। तो ये तो हमारा जो काम है, जो जनता खुद देख रही है। कांग्रेस पार्टी को और कमलनाथ जी को बार बार ये बताने जताने की जरूरत क्यों पड़ती है कि कभी भगवान राम की मंदिर पे कोई समारोह हनुमान चालीसा कर रहे हैं या कृष्ण जी के दरबार सजा रहे हैं? ये तो राम कृष्ण नानक बुद्ध महावीर की धरती है। यहां बताने जताने की आपको जरूरत क्यों पड़ रही है? और अगर आपको बताने की जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब है कि आपका अतीत काला है, आपका अतीत द्रोही है, आपका अतीत हिंदुओं से विरोध का है, आपका अतीत तुष्टीकरण की नीति का है। और जो आज आप कर रहे हैं इसमें नीयत में खोट है, क्योंकि उपचुनाव सामने है। ये केवल और केवल कॉस्मेटिक है, आपकी असलियत नहीं है। असली चेहरा जनता आपकी जानती है, समझती है। अगर आपका चाल चरित्र इस मामले में एक जैसा होता तो आपको बताने जताने की जरूरत नहीं पड़ती। भोपाल में गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राजस्थान कांग्रेस में उत्पन्न हुए संकट पर कहा कि कांग्रेस के लोगों की बगावत में बीजेपी का कोई रोल नहीं, उनका आंतरिक मामला है और वो अपने घर को संभालें। इसके साथ उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस वरिष्ठ नेता लक्ष्मण सिंह की बात मान लेती तो आज वो विपक्ष में नहीं होती। देखिए, लक्ष्मण सिंह जी बहुत वरिष्ठ विधायक हैं, बरसों विधायक रहे हैं, बरसों सांसद रहे हैं। उनका अपना लंबा राजनीतिक अनुभव है, जीवन है, और वो सदैव इस तरह की बातें कांग्रेस को कहते आए हैं। पर कमलनाथ जी की पता नहीं समझ में क्यों नहीं आती है। अगर समझ में आ जाती तो शायद विपक्ष में ना होते। उनने बातें तो सही की थी और अभी भी वो सही कह रहे हैं। अगर ये बदल देंगे नेतृत्व तो शायद कोई संभावना दिखे, वरना अभी तो दूर दूर तक दिख नहीं रही। उपचुनाव से पहले हाईटेक हुए शेरा। निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा का जनसंपर्क का अनूठा तरीका। सुरेंद्र सिंह शेरा के क्षेत्र के हर बूथ पर तैयार की टीम। विधानसभा क्षेत्र के हर बूथ पर 30 लोगों की टीम बनाई है। कुल 10,000 लोगों की टीम तैयार की है। उपचुनाव में सक्रिय होंगे सुरेंद्र सिंह शेरा। उपचुनाव के सिलसिले में गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा से की थी मुलाकात। शेरा के इलाके की 2 सीट मानधाता और नेपानगर में होने हैं चुनाव। अपने क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा ने डिजिटली कार्ड तैयार किया है, जिससे वो कार्यकर्ताओं से जुड़ते रहेंगे और उनकी समस्याओं का तुरंत समाधान करेंगे। यानी कार्यकर्ताओं की समस्या उनके पास पहुंचेंगी। इस वक्त हमारे साथ विधायक उन्हीं से जानेंगे, सर किस तरह से ये जो डिजिटल कार्ड है वो तैयार किया और इस कार्ड से कैसे कार्यकर्ता आपसे जुड़ेंगे? मेरा क्या है, मेरे जो बुरहानपुर विधानसभा में 365 बूथ है और 365 बूथ में मैंने 30 साथी कार्ड बनवाए हर बूथ के, जिसमें कि 10 युवा है, 10 महिलाएं और 10 बुजुर्ग लोग हैं, सीनियर लोग हैं। और उस तरह से वो लोग मेरे से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। अब जिसको जो भी अपने वार्ड के अंदर या पंचायत के अंदर कोई प्रॉब्लम आएगी, वो 1 सेकंड में मुझे उससे मैसेज करेगा और उसका इमीडिएट वो मैसेज।
और खबर मुरैना से, जहां जलभराव की समस्या से परेशान होकर भाजपा पार्षदों ने अपनी सरकार और प्रशासनिक मशीनरी के खिलाफ जल सत्याग्रह कर दिया। अंबाह नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 10 और 11 के पार्षदों ने पानी में ही खड़े होकर जल सत्याग्रह किया और स्थानीय लोगों ने भी इनका साथ दिया। भाजपा पार्षद के इस जल सत्याग्रह की खबर जैसे ही अंबाह के पूर्व विधायक कमलेश जाटव को लगी, वो मौके पर पहुंचे और जल्दी ही समस्या को दूर करने का भरोसा दिलाकर जब इस जल सत्याग्रह को समाप्त कराया। तो भैया आप खड़े जाओ, एक घंटा में। रीवा के त्योथर तहसील के बरहा गांव में सड़क की बदहाली से परेशान ग्रामीण पानी की टंकी पर चढ़कर विरोध जता रहे हैं। आपको बता दें 1965 के बाद से ही यहां सड़क का निर्माण नहीं हुआ, जिससे सड़क खस्ताहाल हो गई। खस्ताहाल सड़क पर पैदल चलना भी मुश्किल हो गया और आए दिन लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कुछ दिनों पहले खराब सड़क के चलते ही एक बीमार महिला के घर तक एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाई और लोग उसे खाट पर लेटाकर एम्बुलेंस तक ले जाने को मजबूर हुए थे। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।